बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमने पढ़ना है टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में, और सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्ट में क्या लिखा जाता है, किस फॉर्मेट से लिखा जाता है, तो वो इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम करेंगे। टर्बो सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस ये क्या है? एक टॉपिक मैं करा चुका हूँ, ट्रांसलेटर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। उसमें हमने ट्रांसलेटर की टाइप्स पढ़ी हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। अब इस ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि सी लैंग्वेज कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर ट्रांसलेटर काम क्या करता है? हम सी लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ट्रांसलेटर का काम होगा उसको 0-1 में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कोई भी ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो भी है, उनका काम, उनका मकसद एक ही है कि सी लैंग्वेज या कोई और जो भी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज है, उसकी स्टेटमेंट्स को मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करना। क्योंकि बात तो हमने प्रोग्रामिंग में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? हम तो कंप्यूटर को दे रहे हैं। बात हमने कंप्यूटर को समझानी है, तो कंप्यूटर को बात हम समझाएंगे उसी की ज़बान में। तो जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो तो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। फिर ट्रांसलेटर भी हमें वो इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर हम सारी स्टेटमेंट वगैरह लिख सके। इसी का हिस्सा होता है कंपाइलर, इसी का हिस्सा होता है लिंकर, लोडर वगैरह, जो आगे इस चैप्टर के अंदर हम मजीद उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो टर्बो सी प्लस प्लस एक ट्रांसलेटर है। टर्बो सी प्लस प्लस एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर की कौन सी टाइप है? ये कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है। और ट्रांसलेटर की टाइप्स में ये कौन सी टाइप का ट्रांसलेटर है? ये कंपाइलर है। तो अगर ये कंपाइलर है तो जितनी भी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, ये उन्हें कन्वर्ट करेगा एज अ होल, स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करेगा एज अ होल। पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स एक ही बार में ये ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो टर्बो सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट कैसा होता है? जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसका एनवायरनमेंट इस तरह से, इसकी एप्लीकेशन विंडो खुल गया है कि ऊपर यहाँ पर इसकी टाइटल बार है। इस तरह एमएस वर्ड वगैरह के अंदर हम पढ़ते हैं, इधर बटन है मुख्तलिफ, इधर टाइटल लिखा होता है। फिर नीचे इसकी मेन्यू बार भी है, मेन्यू बार जिसमें डिफरेंट मेन्यूज बने हुए हैं। अगर हम उन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। और नीचे इसके कुछ टूल आइकन्स भी हैं जिनसे मुख्तलिफ काम बड़ी आसानी से हो सकते हैं। फिर इधर डबल लाइन बॉर्डर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात है, वो डबल लाइन बॉर्डर है। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार ब्लिंक कर रही होती है जिसको हम कर्सर कहते हैं, जो इंडिकेट करती है कि स्टेटमेंट्स हमने यहाँ से लिखना शुरू करनी है। तो सी लैंग्वेज का जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम डायरेक्ट इसकी ये जो एडिट विंडो है इसके अंदर स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। और भी है कि हम स्टेटमेंट एमएस वर्ड या नोटपैड वगैरह पे लिखें, वहाँ से उस स्टेटमेंट को इधर आकर ट्रांसफर करके लिंक वगैरह कर सकते हैं, कंपाइल वगैरह कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड conio.h, नीचे फंक्शन void main, और यहाँ से प्रोग्राम पार्टी स्टार्ट हो रही है। इसकी स्टेटमेंट कोई भी मैंने लिखी, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज हुआ, तो इधर एडिट विंडो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। टर्बो सी प्लस प्लस हमें
एडिट विंडो प्रोवाइड कर रहा है। इस एडिट विंडो के अंदर हम सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाते हैं उसकी सारी इंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन हम इसकी विंडो के अंदर लिख सकते हैं। अब लिख तो दी, लिखने के बाद हम इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं, ये जो हमने पढ़ा है ये कंपाइलर है। लिखने के बाद इसी के अंदर कंपाइल का ऑप्शन है, तो हम इन स्टेटमेंट्स को कंपाइल भी कर सकते हैं। और यही हमें बताएगा कि इस स्टेटमेंट में कहीं पर अगर हमसे कोई एरर हो गया है तो वो किस जगह पे है। तो एरर डिटेक्शन और डीबगिंग भी इसी टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर होगी, डीबगिंग। एक आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करना पड़ता है, तो लिंकर भी टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर ऑप्शन मौजूद है, लिंकर, जिसकी मदद से लिंकिंग की जाती है। और लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक किया जाता है। वो मजीद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो डीबगर भी इसके अंदर है, कंपाइल का ऑप्शन भी इसी के अंदर होता है, लिंक करने का ऑप्शन भी। और प्रोग्राम जब चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो अपनी आउटपुट भी हमें यहाँ पर ही इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही दिखाएगा। आउटपुट भी इधर ही जनरेट होकर, चाहे वो मैसेज बॉक्स बन रहा है तो वो इसी की मदद से आउटपुट जनरेट होगी। एग्जीक्यूट प्रोग्राम को करना है तो एग्जीक्यूशन का ऑप्शन भी इसी के अंदर ही होगा। तो हमने जितना भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने के लिए जो जो काम करना है वो सारा तकरीबन टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर होता है। अब इसका नाम टर्बो सी प्लस प्लस क्यों रखा गया है? इसके अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन है सी से थोड़ी एडवांस, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, उसके प्रोग्राम की भी सारी जितनी भी कोडिंग वगैरह है वो सारी इसके अंदर हम करके उनको कंपाइल कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को भी ये कंपाइल कर सकते हैं और सी प्लस प्लस के भी। तो ये एक कंपाइलर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अब हम लिखेंगे क्या, यही 5-6 सेंटेंस के टर्बो सी प्लस प्लस एक कंपाइलर है जो सी लैंग्वेज के लिए सवाल होता है। इसकी मदद से सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। फिर इसकी जब एप्लीकेशन विंडो खुलती है तो उसमें टाइटल बार है, फिर उसमें एडिट विंडो है डबल लाइन बॉर्डर के अंदर, जहाँ पर हम सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लिंकर भी इसी का ऐसा होता है, डीबगर भी इसी के अंदर होता है, कंपाइलर भी इसी के अंदर होता है। यही कंपाइलर है, कंपाइल का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होगा। तो लैंग्वेज पे जितने भी हमने काम करने हैं वो सारे इसमें किए जा सकते हैं। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस है। सेकंड जो आज हमने पार्ट करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्राम बनेगा कैसे, किस तरतीब से बनेगा, पहले क्या लिखा जाता है, फिर बाद में क्या आता है। तो स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें यह है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा जाता है। सेकंड नंबर पे मेन फंक्शन, और थर्ड पे प्रोग्राम बॉडी की स्टेटमेंट्स आएंगी, प्रोग्राम बॉडी। अब ये डायरेक्टिव को लिखने का क्या फॉर्मेट है, हमने पढ़ा है ना, मैंने उसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है ये बाकायदा एक सिंटैक्स के मुताबिक की जाती है, एक सिंटैक्स के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो रूल का थोड़ा सा आपको यहाँ से भी आइडिया होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हैश का सिंबल लगाते हैं। जहाँ पर हैश का सिंबल आ गया इसका मतलब इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है।
फिर जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा इंक्लूड डायरेक्टिव की दो टाइप्स हम इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। जो टाइप ऑफ डायरेक्टिव है उसका नाम, तो हमने अगर इंक्लूड यूज करना है तो उसका नाम इंक्लूड आ गया। मैंने बताया हमारे सिलेबस में अंदर दो डायरेक्टिव की टाइप्स लिखी हुई है, एक इंक्लूड और एक डिफाइन। तो अगर डिफाइन डायरेक्टिव को हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंक्लूड की जगह पे नाम आएगा डिफाइन, और अगर इंक्लूड को यूज कर रहे हैं तो इंक्लूड लिख दिया। और ये सारे जितने भी हैं ये कीवर्ड्स हैं, और एक ये भी रूल याद रखना है कि इनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। फिर इंक्लूड डायरेक्टिव के बाद हेडर फाइल का नाम दिया जाता है, हेडर फाइल नेम, साथ उसकी एक्सटेंशन डॉट के बाद एच। अब हेडर फाइल कौन सी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है stdio, मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हैं, conio, math.h है, ये मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हैं। उसका नाम, जो भी हेडर फाइल हम यूज कर रहे हैं उसका नाम, फिर लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद हेडर फाइल की एक्सटेंशन लिखेंगे, और हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या है, h। तो ये आ गया डायरेक्टिव। हैश हमें बता रहे हैं ये स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हेडर फाइल का नाम दो तरह से लिखा जा सकता है, या एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, या सेकंड ऑप्शन है मैं तो हेडर फाइल का नाम लिख रहा हूँ conio.h, इसका नाम हम डबल कोटेशन मार्क्स में भी लिख सकते हैं। तो ये नेम ऑफ हेडर फाइल हो गया। आगे .h एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। तो जो भी हेडर फाइल्स आएंगी सी के प्रोग्राम्स के अंदर उनको लिखने का यही फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल्स लिखी हैं, इसके फॉर्मेट को जरा देखें, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल का नाम, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन। सेकंड हेडर फाइल लिखी है हैश इंक्लूड conio, conio हेडर फाइल का नाम है, डॉट के बाद है उसकी एक्सटेंशन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। आपके सिलेबस में टोटल 3 ही हेडर फाइल्स का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक बातें सारी लिखी हुई हैं, दो सामने मैंने लिख दी है। एक हेडर फाइल math.h के नाम से आएगी जो 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर यूज हो गया, उसको लिखने का फॉर्मेट हैश इंक्लूड math.h। यहाँ पर मैं डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखा जा सकता है और डबल कोटेशन मार्क्स में। सेकंड मेन फंक्शन, आगे चैप्टर नंबर 13 या 14 है वो पूरा फंक्शन पे है, उसमें कुछ फंक्शन वगैरह बनाकर हम बीच में ऐड करते हैं। हमारे बाकी जितने भी चैप्टर नंबर 12 तक जो भी प्रोग्राम्स आएंगे उनमें सिर्फ हमने फंक्शन जो यूज करना है वो मेन फंक्शन है, उससे लिखने का तरीकेकार वॉइड, आगे नेम ऑफ फंक्शन और पैरेंथेसिस। अब जब चैप्टर 14 में जाकर हम पढ़ेंगे तो वॉइड हम पढ़ेंगे, यहाँ पर रिटर्न टाइप दी जाती है। वॉइड का मतलब कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं हुई। मेन फंक्शन का नाम है, जो डिफॉल्ट प्रोग्राम बॉडी की स्टेटमेंट्स का फंक्शन है वो मेन, उसका नाम आ गया। और अगर हम कोई फंक्शन में बनाता हूँ फॉर एग्जांपल ABC के नाम से, तो मेन की जगह पे फिर ABC आ जाएगा। ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर दिए जाते हैं, अगर पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट को खाली छोड़ दें, और अगर खाली नहीं छोड़ते इसमें भी वाइड लिख दे तो इसका मतलब कोई पैरामीटर यूज नहीं हुए। तो आगे चैप्टर नंबर 14 में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो फंक्शन को, मेन फंक्शन को लिखने का जो एक फॉर्मेट है वो ये रिटर्न टाइप की जगह पे हमने वाइड लिखना है, फिर मेन फंक्शन का नाम आगे पैरेंथेसिस ब्लैंक खाली। तो सेकंड ये आगे, थर्ड पे आएगी प्रोग्राम बॉडी की जो स्टेटमेंट्स है, जो प्रोग्राम की होती है, ये स्टार्ट कहाँ से होंगी, कर्ली ब्रेसेस से। यहाँ पर मैंने आइडिया दिया है कर्ली ब्रेसेस है, आगे स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 लेकर आगे सेमीकोलन फिर 2 सेमीकोलन फिर 3 और एंड पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। कल मजीद इसी स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं, डायरेक्टिव की टाइप्स कितनी होती है, डायरेक्टिव होता क्या है, क्यों ऐड किया जाता है, वो
کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.